तो सबसे पहले हम होस्टिंगर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो शुरुआत है वो है केवल 70 रुपये महीने से। सबसे बेसिक वाली जो सर्विस है इनकी वो शुरू होती है 150 से, एंड इसी तरह से ब्लूहोस्ट पर है, यहाँ पर आप 250 रुपये में जो सर्विस है वो देख रहे हैं, स्टार्टिंग वाली बेसिक। देखो, जब भी आप एक नई वेबसाइट बनाने के बारे में सोचते हो तो एक शब्द आपके सामने बार बार आता होगा जिसे हम वेब होस्टिंग या होस्टिंग के नाम से जानते हैं, और नए जितने भी लोग हैं वो इस शब्द को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये वेब होस्टिंग होती क्या है, और अगर हम वेब होस्टिंग खरीदने जाएं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हो और एक वेबसाइट बनाना चाहते हो जिसकी स्पीड बहुत अच्छी हो, जिस पे दर्शक बहुत आराम से पहुंचे, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट गाइड आपको बताने वाला हूं वेब होस्टिंग कैसे खरीदें और कौन सी वेब होस्टिंग आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक माइलस्टोन वीडियो साबित हो सकता है। देखो, वेब होस्टिंग खरीदो ना खरीदो, ये नॉलेज जरूर ले लेना, बहुत काम आएगी। तो मैंने एक स्लाइड शो भी तैयार किया है आपके लिए, साथ में मैं आपको विजुअल्स भी दिखाता जाऊंगा और लास्ट में बताऊंगा कि कौन सी वेब होस्टिंग आपको लेनी चाहिए और कैसे आपको खरीदनी है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप उसे बाय कर सकते हैं। सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो देखो, वेब होस्टिंग जब भी आप खरीदने जाते हैं मार्केट में तो जितनी आसान लगती है उतनी आसान नहीं है। आप किसी वेबसाइट पे पहुंचते हैं तो आपको बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। कहीं पे एक डेडिकेटेड होस्टिंग लिखा है, कहीं पे शेयर्ड होस्टिंग लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं। तो इसके लिए हमने ये गाइड बनाई है। अब पूरे वीडियो के अंदर आपको 2 कॉमन शब्द मिलने वाले हैं जिनको मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है होस्टिंग और सर्वर की दोस्ती। अब सर्वर और होस्टिंग ये शब्द बार बार प्रयोग होंगे, तो इसलिए मैं आपको इन दोनों शब्दों को सबसे पहले समझा देता हूँ बहुत सरल तरीके से। देखो, सर्वर क्या होता है? सर्वर एक तरह का एक कंप्यूटर होता है जो बहुत सारे और अलग अलग कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। उन सारे कंप्यूटर्स को क्लाइंट कहते हैं, और ये जो मेन सर्वर होता है उन क्लाइंट को अपनी जो सर्विसेज है वो देता रहता है। एक सेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम होता है जिस पे आप वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, जिस पे एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो, और भी तरह की जो डिजिटल आपकी सर्विसेज हैं, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हो गई, आप OTT प्लेटफॉर्म देख रहे हो, वेबसाइट देख रहे हो, ब्लॉग देख रहे हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट देख रहे हो, ई-कॉमर्स वेबसाइट देख रहे हो, ये सारी किसी ना किसी सर्वर पे स्टोर रहती हैं। और बहुत तरह के सर्वर और भी होते हैं, जैसे मेल सर्वर होता है, डेटाबेस सर्वर होता है, गूगल ड्राइव आप यूज़ करते हो, कहीं ना कहीं सर्वर पे ही वो सारी फाइलें लोड हैं। अब ये तो हो गया सर्वर की, एक कंप्यूटर है जिसके अंदर हम फाइल जो है अपनी लोड करके रखते हैं। अब होस्टिंग क्या होती है? तो होस्टिंग होती है जब इंटरनेट पर हम कोई वेबसाइट या ब्लॉग या कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको कहीं स्टोर करने की आवश्यकता होती है ताकि पूरी दुनिया के लोग उसको देख सकें। अब ये जो स्टोरेज है ये जिस कंप्यूटर पे किया जाता है उस कंप्यूटर को तो मैंने आपको बता दिया सर्वर कहते हैं। अब ये जो प्रक्रिया होती है, ये सिस्टम होता है जिसके माध्यम से आप सर्वर पे फाइल अपलोड करते हो या सर्वर पे फाइल स्टोरेज करते हो, उसे होस्टिंग कहते हैं। अब ये 2 चीज पूरे वीडियो के अंदर आपको समझ लेनी है कि कहाँ कहाँ क्या शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद आपको ये समझना जरूरी है कि होस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस है जो आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे अवेलेबल कराती है। आपकी वेबसाइट का पता है, जैसे मान के चलिए उदाहरण के लिए हम google.com का पता ले लेते हैं। अब कोई उसको आपके ब्राउजर में टाइप करता है, गूगल क्रोम के एड्रेस बार में कोई उसका URL टाइप करता है, तो वो वेबसाइट और ब्राउज़र आपकी फाइल को ढूंढता है गूगल के सर्वर पे जाके, और अगर वो वहाँ से मिल जाती है तो उसको ब्राउज़र पे भेज देता है ताकि आप उसको देख सको और सर्च कर सको। तो इसको और सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं होस्टिंग सर्विस को, तो मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि होस्टिंग सर्विस एक ऐसी जगह है, मान के चलिए आपको कोई दुकान खोलनी है तो दुकान के लिए आप किराए पे एक जगह लेंगे ताकि आप वहाँ पे अपना सारा सामान रख सकें। आपके पास मान के चलिए कंप्यूटर शॉप आप खोलना चाह रहे हैं तो एक ऐसी दुकान ढूंढेंगे आप जिसमें आपके कंप्यूटर के जो हार्डवेयर आप परचेज करेंगे, लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, प्रिंटर हो गए, आप उनको स्टोर कर सकें। बिल्कुल ऐसी ही वेब होस्टिंग होती है। आपको अपना ऑनलाइन जो भी डेटा रखना है आप किसी न किसी कंप्यूटर पे एक जगह लेके उस डेटा को स्टोर करते हो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि वेबसाइट की नींव की तरह काम करती है। जितनी अच्छी और विश्वसनीय वेब होस्टिंग आपकी होगी, आपकी वेबसाइट उतनी ही बेहतर काम करेगी।
और अगर आप एक ख़राब वेब होस्टिंग सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपकी वेबसाइट को स्लो बना देगी, उसका जो एक्सपीरियंस है उसको ख़राब करेगी, और जो भी यूज़र आपके वेबसाइट पर आएगा उसका भी एक्सपीरियंस ख़राब होगा और वो शायद दोबारा आपकी वेबसाइट पे नहीं आना चाहेगा। अब वेब होस्टिंग खरीदने से पहले आपको ये समझना होगा कि आप कौन सी वेब होस्टिंग खरीदें, और उससे भी पहले ये समझना आवश्यक है कि आपकी आवश्यकताएं क्या हैं। आप किसके लिए वेब होस्टिंग लेना चाहते हो, आप क्या काम करना चाहते हो ऑनलाइन जिसके लिए आपको होस्टिंग की आवश्यकता है। तो इसमें कई तरह के वेबसाइट के जो प्रकार हैं वो होते हैं। अगर आप एक साधारण ब्लॉग बनाना चाह रहे हो, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, क्या आप एक डायनेमिक वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, ये सारे अलग अलग वेबसाइट के प्रकार हैं और इन्हीं के आधार पर वेब होस्टिंग सेलेक्ट की जाती है। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन होता है, दूसरा जो विकल्प होता है, हमें जो दूसरा ऑप्शन जांचना होता है वो होता है ट्रैफिक, कि भाई हमने एक वेबसाइट बनाई है उस पर ट्रैफिक कितना आएगा, और ये भी वेबसाइट के प्रकार पे ही निर्भर करता है। अगर आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो, अपने विजिटिंग कार्ड की तरह होती है पोर्टफोलियो वेबसाइट, अब कभी कभार किसी को खोलनी होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ब्लॉग बना रहे हो जिस पे कभी कभार कोई ट्रैफिक आता है, तब भी आपको कोई ज़्यादा हैवी होस्टिंग की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, आप चाह रहे हो कंटिन्यू लोग उस पर आएँ, दिन में हज़ारों लोग शॉपिंग करने के लिए आएँ, तब आपको एक बहुत हैवी होस्टिंग की आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, जैसे ब्रांडविड्थ होता है, स्टोरेज होता है। तो इसके बारे में मैं डेडिकेटेडली आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि ब्रांडविड्थ क्या होती है या आपको किस तरह का स्टोरेज देखना चाहिए। अब एक और सबसे बड़ी बात आती है कि आपके जो वेबसाइट पे जो व्यूअर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। अगर वो सिर्फ इंडिया से ही आ रहे हैं, इंडिया के बाहर से भी आ रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप गूगल के साथ में ऐड से अपने दर्शकों को लेके आ रहे हो, या सर्च इंजन से आ रहे हैं, तो कितनी मात्रा में और कहाँ से आपकी वेबसाइट पे वो व्यूअर्स हैं वो आएंगे, उसके आधार पे ही आपको होस्टिंग सर्विस सेलेक्ट करनी है। अब ये 3 फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, इसके साथ में कुछ फैक्टर और भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम समझ लेते हैं कि कितने प्रकार की होस्टिंग होती है और किस आधार पे, जो भी मैंने पीछे बात की, उस आधार पे आप कौन सी होस्टिंग सर्विस सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सी बेटर है। तो ये समझने के बाद में आप आगे ये सारी चीजें समझ पाओगे। तो सबसे पहली जो सबसे कॉमन होस्टिंग सर्विस होती है वो होती है शेयर्ड होस्टिंग। होस्टिंग मैंने समझा दी है, सर्वर मैंने समझा दिया है। अब ये समझने के लिए यही 2 शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। तो जो शेयर्ड होस्टिंग होती है वो सबसे कॉमन एक सर्विस होती है और सबसे सस्ती भी होती है। ये एक बहुत बड़े किसी सर्वर पे स्टोर की जाती है। उस सर्वर के छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं, जैसे आप अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के पार्टीशन करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। और हर हिस्से को एक वेबसाइट को दे दिया जाता है। अब क्या होता है ना, एक ही सर्वर को कई सारे जो लोग हैं मिलके आपस में शेयर करा लेते हैं। मान के चलिए आपके एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में आपने 10 लोगों को बिठा दिया, उनको मॉनिटर कीबोर्ड दे दिया नेटवर्किंग के थ्रू, लेकिन वो यूज़ केवल एक ही कंप्यूटर को कर रहे हैं। तो रैम भी 10 लोग मिलकर यूज़ कर रहे हैं, हार्ड डिस्क भी 10 लोग मिलकर यूज़ कर रहे हैं, बाकी सारी जितनी आपकी चीज़ें हैं वो सब लोग आपस में मिलके शेयर कर रहे हैं। तो हार्ड डिस्क भी सब लोग मिलके यूज़ कर रहे हैं, CPU भी सब लोग मिलके यूज़ कर रहे हैं, रैम भी सब लोग मिलके यूज़ कर रहे हैं। तो जो पूरा हार्डवेयर है वो आपस में शेयर रहता है। इस तरह की वेब होस्टिंग होती है जिसमें कई सारी वेबसाइट्स एक ही कंप्यूटर पे चलती है। ये बहुत सस्ते होते हैं। तो शुरुआत में कोई छोटी मोटी वेबसाइट आपको बनानी हो, कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी हो, या फिर आप कोई ब्लॉग शुरू कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि सबसे सस्ती होती है। इसके बाद आती है VPS होस्टिंग। VPS होस्टिंग का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, और ये एक ऐसा वेब होस्टिंग होता है जो शेयर्ड और डेडिकेटेड होस्टिंग की बीच का सर्वर होता है। डेडिकेटेड के बारे में मैं आपको बताऊंगा डेडिकेटेड क्या होता है, लेकिन दोनों के बीच का सर्वर होता है। इसमें एक कंप्यूटर को कई हिस्सों में बांटा जाता है जिन्हें वर्चुअल सर्वर कहते हैं, और हर वर्चुअल सर्वर एक अलग सर्वर की तरह काम करता है जिसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रैम होती है, स्टोरेज होते हैं, बाकी सारी चीजें होती हैं। अब इसमें एक तरह से आपको एक कंप्लीट निजी सर्वर भी मिल रहा है, मतलब आपको एक प्राइवेट सर्वर भी मिल रहा है, लेकिन आप एक पूरे कंप्यूटर के लिए भुगतान नहीं कर रहे। जैसे आपने 4 डिवाइसेस बांट दी और रैम के भी 4 टुकड़े कर दिए। अब भाई इतनी रैम आप यूज करोगे, आप ही के लिए है ये रैम। मेरे कंप्यूटर में मानो 20 GB रैम है, 20 GB के 4 हिस्से मैंने कर दिए। अब जो बाकी की 5 GB रैम बची, वो 5 GB रैम आपको दे दी जाएगी। मेरे मान के चलिए CPU में एक हिस्सा आपको दे दिया जाएगा। जैसे आप अपने कंप्यूटर में वर्चुअल PC इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसमें भी आपको रैम दी जाती है, उसमें आपको हार्ड डिस्क दी जाती है, ये सारी चीज़ें, या CPU भी दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये VPN काम करता है, जिसमें आपको आपकी जो रैम है वो शेयर करने की ज़रूरत नहीं, जितनी आपको मिल गई उतनी आप यूज़ करोगे। अब इसके बाद इसका भी एक बड़ा वर्जन आ जाता है जिसे डेडिकेटेड होस्टिंग कहते हैं। तो जब आप ये खरीदते हो तो पूरा का पूरा कंप्यूटर आप ही को दिया जाता है।
आप पूरे कंप्यूटर का पैसा देते हो, जबकि VPS में आप ऐसा नहीं करते हो। तो जब ये पूरा सिस्टम आपको मिल जाता है तो आप अपनी पसंद का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डाल सकते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। पूरी जो कंट्रोल है वो आपके पास में रहता है और आपकी वेबसाइट के लिए ही रहता है, मतलब कितना भी ट्रैफिक आ जाओ। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि इसमें क्या आप रैम वगैरह जो है बाद में अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब भी बढ़ानी होती है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट करना पड़ता है। तो जो बहुत हैवी वेबसाइट हैं जिन पे बहुत हैवी ट्रैफिक आता है वो जो है डेडिकेटेड सर्वर को ही यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्लाउड होस्टिंग के बारे में। तो ये अभी बहुत पॉपुलर हो रही है क्लाउड होस्टिंग। इसमें क्या होता है ना, आपकी वेबसाइट को किसी कंप्यूटर पे रखने के बजाय इंटरनेट पे एक सर्वर पे रखा जाता है और समझ के चलो कि ये अनलिमिटेड होता है। आप कितनी भी फाइलें, कितना भी स्टोरेज पे ले सकते हो, एक बहुत बड़े कमरे की तरह है और ये कई सारे कंप्यूटरों से मिलके बना होता है। आपका डेटा भी कई जगह पे होता है, मतलब आपके मान के चलो कि आपके सर्वर में किसी वजह से कोई परेशानी आ गई तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा, वो कई सारे सर्वर पे अलग अलग होस्ट होता है। इसको एक बहुत बड़े कंप्यूटर के रूप में सोच सकते हो जो इंटरनेट पे कहीं है और आपकी जो फाइलें हैं, जो आपकी डिजिटल आपका जो भी एसेट्स हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पे रखे रहते हैं और बहुत तेज़ी के साथ में एक्सेस होते हैं। पहली चीज़ तो ये बहुत कंफर्टेबल होता है। कंफर्टेबली जब भी आप चाहो तो रैम बढ़ा सकते हो, जब आप चाहो तो इसमें आप स्पेस बढ़ा सकते हो, आप इसको कभी भी बैकअप लेके चेंज कर सकते हो। बहुत सारा इसमें जो है चेंजेस बड़े आराम के साथ में किए जा सकते हैं। तो अभी के टाइम पे जो क्लाउड होस्टिंग है वो बहुत पॉपुलर हो रही है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप कोई भी सर्वर लेने जाते हो। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है? सबसे पहले चीज़ होती है अप टाइम, जो ये बताता है कि आपकी वेबसाइट एक साल में कितने समय के लिए चालू रहती है। चालू से मतलब कि कितने समय तक वो ऑन रहता है, क्योंकि ये कंप्यूटर है, हो सकता है कोई खराबी आ गई, कोई और बात हो गई, मान के चलो कोई लाइट का ही फॉल्ट हो गया, हार्ड डिस्क का फॉल्ट हो गया, तो साल में कितने टाइम आपका वेबसाइट लाइव रहता है। बहुत सारी जो होस्टिंग कंपनियां हैं वो लिख के रखती है 99.9%, कोई लिखता है 99%। तो इसका मतलब क्या होता है? चलिए इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अप टाइम का मतलब होता है कोई वेबसाइट या सर्वर कितने समय तक बिना रुके काम करे, और डाउन टाइम का मतलब होता है कि कोई वेबसाइट या सर्वर कितने समय के लिए बंद रहा। अब देखो, अगर किसी ने लिखा है अप टाइम 99.9%, तो इसका मतलब है वेबसाइट साल में लगभग 9 घंटे से कम समय के लिए बंद रही है। इसके निकालने का भी एक फार्मूला होता है। और अगर किसी सर्वर पे लिखा हुआ है कि भाई अप टाइम इसका 99% है, तो इसका मतलब है कि साल में लगभग 3.5 दिन, लगभग 4 दिन के लिए वो बंद रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 4 दिन जो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता उसका आपको नुकसान हुआ। अब देखो, अगर हाई अप टाइम है किसी वेबसाइट का तो इसका मतलब ये है वेबसाइट हमेशा आपके कस्टमर के लिए अवेलेबल रहेगी। और कम का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर आने थे एक सर्टेन टाइम में, मान लो दिवाली पे ही डाउन हो गई आपकी वेबसाइट, तो क्या होगा, दिवाली पे जो ट्रैफिक आना था आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे वो नहीं आ पाएगा और आपका जो प्रॉफिट होना है वो प्रॉफिट की बजाय लॉस हो जाएगा। तो इससे बहुत लोगों के जो बिजनेस है वो भी प्रभावित होते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर देखनी है जब भी आपको एक होस्टिंग सर्विस खरीदनी है। बहुत सारे जो सर्च इंजन हैं उनके लिए भी एक रैंकिंग फैक्टर होता है। तो आपकी वेबसाइट का अप टाइम जितना अच्छा है, आपकी वेबसाइट सर्च इंजन पे उतने ही बेटर रैंक भी करेगी। तो जब भी आप होस्टिंग सर्विस खरीदेंगे तो अप टाइम को देख के ही आपको होस्टिंग सर्विस परचेज करनी है। अब दूसरा फैक्टर आता है ब्रांडविड्थ। तो ये ब्रांडविड्थ क्या होता है? ब्रांडविड्थ ये बताता है कि आपकी वेबसाइट पर एक टाइम में कितना ट्रैफिक आ सकता है। अगर उस लिमिट से ऊपर ट्रैफिक आ जाएगा तो क्या परेशानी होगी? चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। ब्रांडविड्थ और इंटरनेट स्पीड को हम यहाँ जानने वाले हैं। तो ब्रांडविड्थ क्या होता है? तो होस्टिंग में ब्रांडविड्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है। ये एक सड़क की तरह आप समझ सकते हो। आपने कहीं दुकान खोली है और दुकान में कस्टमर आना शुरू हो गए, लेकिन उसकी गली जो है बहुत पतली है। अब जब आप सेल चलाते हो, जब आप कोई भी चीज़ ऐसी चलाओ जिसमें आपको दिन में 100-200 कस्टमर एक साथ चाहिए, लेकिन गली इतनी पतली है कि एक बार में 2-3 ही लोग आ पाते हैं, पार्किंग का स्पेस ही नहीं है, तो क्या होगा, कस्टमर कम आएंगे या कम गाड़ियां वहां से गुजरेंगी, तो क्या होगा, ट्रैफिक कम आएगा और सेल कम होगी। अब वेबसाइट पे एक इफेक्ट डालेगा। देखो, सबसे पहला इफेक्ट होता है कम ब्रांडविड्थ का, कि आपकी जो वेबसाइट है वो तेजी से लोड नहीं होगी, और तेजी से लोड नहीं होगी तो क्या होगा कि आपका जो कस्टमर है आपकी वेबसाइट पे आया है उसका एक्सपीरियंस खराब होगा और वो आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा विजिट नहीं कर पाएगा, आपके अलग अलग पेजों को सर्फ नहीं कर पाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिताएगा। दूसरा, आपकी वेबसाइट पे अगर एक टाइम में बहुत, आपने सुना होगा कि एक कोई सेल निकली थी, एक कोई मोबाइल लॉन्च हुआ था और वो इतने ज़्यादा ट्रैफिक उस वेबसाइट पे हो गया कि उसका जो सर्वर था वो क्रैश हो गया। इसी तरह से जब आपकी ब्रांडविड्थ की लिमिट होती है और आपकी वेबसाइट पे एक साथ बहुत सारे लोग आते हैं, तो इस वजह से जो सर्वर है वो क्रैश हो जाता है, वो उतना ट्रैफिक संभाल
नहीं पाता है। अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है कि जहाँ पे आप वीडियो और ऑडियो स्ट्रीमिंग करा रहे हो, तब तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऑडियो और वीडियो जो स्ट्रीमिंग है उसके लिए आपको एक हाई ब्रांडविड्थ वाली वेबसाइट की आवश्यकता होती है। कम ब्रांडविड्थ अगर होती है तो वीडियो जो होते हैं वो अटक के चलते हैं और जो कस्टमर है उसका एक्सपीरियंस खराब होता है। इसके साथ में अगर आप बड़ी फाइलों को अपलोड और डाउनलोड कराते हो, अगर आपकी ऐसी सर्विस दे रहे हो, तब तो आपके पास बहुत अच्छी ब्रांडविड्थ होनी चाहिए। अगर ब्रांडविड्थ अच्छी नहीं है तो आप जो फाइलें हैं उनको डाउनलोड तेजी के साथ में नहीं करा पाओगे। जैसे अभी आप गूगल ड्राइव से फाइल डाउनलोड करके देखो और किसी और सर्विस से फाइल डाउनलोड करके देखोगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। गूगल की जो ब्रांडविड्थ है वो बहुत अच्छी है और अदर जो फाइल डाउनलोड वाली वेबसाइट्स होती है ना, बहुत सारी इंटरनेट से आप कहीं से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उनकी किसी की कम होती है। तो यहाँ पे जो ब्रांडविड्थ वाला फैक्टर है ना बहुत काम करता है। इंटरनेट की स्पीड वहाँ पे मैटर नहीं करती, ब्रांडविड्थ मैटर करती है। कम ब्रांडविड्थ से क्या नुकसान हो सकते हैं? देखो, अगर कम ब्रांडविड्थ है तो आपकी जो वेबसाइट का, मैंने जैसे बताया कि आपका जो वेबसाइट का जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के लिए ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो बहुत धीमी हो सकती है। इसके साथ में वेबसाइट क्रैश भी हो सकती है और अगर वेबसाइट क्रैश हो रही है, स्पीड धीमी है, तो आपका जो यूज़र है वो वेबसाइट को छोड़ के चला जाएगा। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है स्टोरेज। अब आपकी वेबसाइट पे बहुत सारा जो कंटेंट है वो आप अपलोड करने वाले हैं, वीडियो अपलोड करने वाले हैं, फोटो अपलोड करने वाले हैं, तो आपको वहाँ पे ये भी देखना है कि वहाँ पे कितना स्टोरेज मुझे मिल रहा है ताकि मैं अपना सारा डेटा है वो रख सकूं। चौथा पॉइंट आता है सुरक्षा का या सिक्योरिटी का। तो आपकी वेबसाइट कितनी सिक्योर है, इसके लिए क्या आपकी होस्टिंग सर्विस आपको SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रही है या नहीं। SSL सर्टिफिकेट के लिए भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं और आजकल ये बहुत मस्ट है। आपने देखा होगा ऊपर URL पे एक ग्रीन कलर का ताले जैसा आइकन आता है, तो ये इसलिए लिया जाता है ताकि वेबसाइट पे आने वाले जो यूज़र हैं उनकी इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ में शेयर ना हो या लीक ना हो, इसलिए SSL सर्टिफिकेट भी वहाँ पे लिया जाता है। जो पांचवा फैक्टर आता है वो आता है होस्टिंग की कीमत। कि भाई ऐसा नहीं है कि आप सेम होस्टिंग सर्विस कोई महंगे में खरीद रहे हो। अगर आपको वही होस्टिंग सर्विस, वही सारी सुविधाएं जो मैंने ऊपर अभी बताई हैं, ये अगर सस्ते में मिल रही हैं तो आप पहले कीमत ज़रूर चेक करो कि यही चीज़ मुझे दूसरी जगह कितने रुपए में मिल रही है। तो कीमत भी बहुत मायने रखती है। और जो छठवां पॉइंट है वो है बैकअप। कि आपने बहुत सारा काम किया, एंड टाइम पे आपकी वेबसाइट क्रैश हो गई, आपने बैकअप लिया नहीं था, तो वो क्या होगा, जो डेटा है, जो आपने जितना सारा काम किया है वो आपका बेकार हो जाएगा। तो बहुत सारी होस्टिंग सर्विस ऐसी होती हैं जो आपको नियमित रूप से बैकअप भी देती हैं। तो यहाँ पे आपको बैकअप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी आपको वहाँ पे देखना है। तब लास्ट में हम ये निष्कर्ष कैसे निकालें कि हम कौन सी वेब होस्टिंग चुनें। अब तक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया था कि पहले आपको आपकी ज़रूरत समझनी है कि आपको किस तरह की वेबसाइट बनानी है और कितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आने वाला है, साथ में आपका बजट क्या है। दूसरा, होस्टिंग जो कंपनियां हैं उनको आपको आपस में कंपेयर करना है। मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन सी होस्टिंग सर्विस हैं जिनको आप आपस में कंपेयर कर सकते हो। तीसरा, अगर वहाँ से डेमो मिल रहा है किसी चीज़ का तो आप वो डेमो ले सकते हो, और क्या वहाँ पे मनी बैक गारंटी भी उन्होंने दे रखी है। अगर आपको नहीं पसंद आई क्या पैसा वापस हो सकता है, ये भी आपको देखना है। और वो अभी भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है, आपको एक्सपर्ट सलाह लेनी है। बहुत सारे लोग हैं जो वेब डेवलपिंग का काम करते हैं, होस्टिंग के विशेषज्ञ हैं। आपको उनसे पूछना है कि भाई मेरा ये काम मुझे करना है तो मुझे कौन सी वेब होस्टिंग लेनी चाहिए। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था वीडियो शुरू करने से पहले कि जब भी हम होस्टिंग सर्विस खरीदेंगे तो हमें सारी चीज़ें कंपेयर कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 3 वेबसाइट्स को कंपेयर करने वाला हूँ। पहली godaddy.com, दूसरी bluehost.in और तीसरी होस्टिंगर। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक किफ़ायती वेब होस्टिंग सर्विस परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम होस्टिंगर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो शुरुआत है वो है केवल 70 रुपये महीने से, और अगर आप प्रीमियम वेब होस्टिंग लेने जाते हो तो आपको 150 रुपये महीने से ये शुरू हो जाती है। जबकि बाकी दोनों सर्विसेज यहाँ पे सबसे बेसिक वाली जो सर्विस है इनकी वो शुरू होती है 150 से, और प्रीमियम अगर आप वेब होस्टिंग लेने जाते हो तो 450 के आसपास है। एंड इसी तरह से ब्लूहोस्ट पर है, यहाँ पर आप 250 रुपये में जो सर्विस है वो देख रहे हैं स्टार्टिंग वाली बेसिक, और जो प्रीमियम सर्विस है वो भी इनकी 400 रुपये के आसपास से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं किफ़ायत की बात करूँ तो होस्टिंगर अभी यहाँ पे किफ़ायती एक सर्विस है। तो यहाँ पे जो होस्टिंगर की प्रीमियम सर्विस है उसमें आप 100 वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हो एक साथ में। 100 GB का यहाँ पे SSD जो स्टोरेज है वो दे रखा है, और यहाँ पे आप लगभग 4 लाख फाइल बना सकते हो। यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे प्री बिल्ड टेम्पलेट्स भी दे रखे हैं, अनलिमिटेड SSL भी दे रखा है, आपको फ्री ईमेल भी मिलेगा, वीकली आपको बैकअप दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे
जो ब्रांड विड्थ है वो अनलिमिटेड दे रखी है। तो यहाँ पे आपको फ्री डोमेन भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे CDN एक सर्विस होती है जो इनकी बेसिक प्लान के साथ में भी है, यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो ये क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट के कई सारे बैकअप बना देते हैं। तो मान के चलिए आपका सर्वर डाउन हो जाता है, दूसरे सर्वर से आपकी वेबसाइट हमेशा लाइव रहेगी। तो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 99.9% अप टाइम यहाँ पे गारंटीड लिखा हुआ है। ग्लोबली डेटा सेंटर है इनके और 24/7 कस्टमर सपोर्ट है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप होस्टिंगर को ही परचेज करें। तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक बार जाके आप जरूर चेक करिएगा। इसको परचेज करने के लिए यहाँ पे सारे प्लान दे रखे हैं। एक और बात, आप लंबे समय के लिए अगर होस्टिंग सर्विस लेते हैं तो आपको किफायती भी पड़ेगी, सस्ती भी पड़ेगी और आपको एक लंबे टाइम के लिए आप उस पर काम भी कर पाएंगे, बार बार आपको परचेज नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मान के चलते हैं इनका सबसे जो प्रीमियम मोस्ट पॉपुलर प्लान है वो ये है। अभी दिवाली पे इनका ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप ये प्लान अभी लेते हो तो 3 महीने का ये फ्री भी दे रहे हैं। तो मैं इसे चूज करता हूँ। तो ये जो प्लान है ओवरऑल आपको मिल जाता है 48 महीने का और इस पे हमें एक फ्री डोमेन मिलता है, साथ में 3 महीने का हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो होस्टिंग सर्विस है वो मिल जाती है। और ये जो प्लान है मुझे पड़ जाता है केवल 149 रुपये महीने का। अगर डायरेक्टली हम लेते तो यहाँ पे ये करीब 28,000 रुपये का पड़ता, लेकिन उन्होंने ओवरऑल पहले ही हमको 75% का डिस्काउंट दे दिया है। अब एक डिस्काउंट मैं आपको और दिला देता हूँ। आपको यहाँ पर टाइप करना है माई बिग गाइड और यहाँ से अप्लाई कर देना है। और जैसे आप माई बिग गाइड अप्लाई करोगे तो आपको 10% की छूट एक्स्ट्रा और मिल जाएगी। तो ये आपको 4 साल का जो प्लान है वो पड़ जाएगा 6,436 रुपये में। अब यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपको आपकी पूरी जो बिलिंग डिटेल है वो आपको फिल कर देनी है और यहाँ से इसे कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इनमें से किसी भी ऑप्शन पे आपको टिक लगा देनी है, आप जिस भी पेमेंट मेथड से यहाँ पर पेमेंट करना चाहें। और उसके बाद आगे बढ़ के मैं बता देता हूँ कि इस प्लान का आपको सेटअप कैसे करना है। अब यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग तो हमने परचेज कर ली है। अब ये परचेज करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले आएगा कि आपको अब वेबसाइट क्रिएट करनी है या माइग्रेट करनी है। क्रिएट का मतलब नई वेबसाइट बनाने से है और माइग्रेट का मतलब है एक पुरानी वेबसाइट आपकी जो हो उसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये है स्टेप नंबर 2 कि हम यहाँ पे अपनी होस्टिंग सर्विस का सेटअप कैसे करते हैं और वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे क्रिएट के ऑप्शन पर और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ से वर्डप्रेस सेलेक्ट करेंगे। वैसे होस्टिंगर का अपना वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर भी है जिसकी मदद से भी आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल और एडमिन पासवर्ड होगा। पासवर्ड बनाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं एक पासवर्ड यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये सारे ग्रीन टिक हो जाएंगे तो आपका पासवर्ड खुद से ही अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अब आपको किस तरह की वेबसाइट बनानी है, अगर आपके पास पहले से आइडिया है कि ऑनलाइन स्टोर है, ब्लॉग है, पोर्टफोलियो है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आपको नहीं पता है स्टार्टिंग में आपका किस तरह का डिजाइन रहने वाला है तो यहाँ से अदर पे क्लिक करिए एंड आगे बढ़ जाइए। अब देखो यहाँ पे आ जाता है ये ऑप्शन जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला प्री बिल्ड टेम्पलेट्स और दूसरा स्टैंडर्ड थीम। अब अगर आप चाह रहे हो कि आपको इसकी तरफ से पहले से ही प्री बिल्ड कोई टेम्पलेट मिल जाए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। और स्टैंडर्ड थीम्स वो होते हैं जिन्हें आप खुद से बनाते हो, कुछ लेआउट्स होते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम दोनों में से कुछ भी नहीं लेंगे, हम यहाँ से नीचे से इसको स्किप कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन और पूछा जाएगा आपसे, डू यू वांट प्री सेलेक्टेड प्लगइन्स फॉर योर वेबसाइट। तो आप क्या ये कुछ प्लगइन्स जो हैं इनको इंस्टॉल करना चाह रहे हो। हम कह रहे हैं हम बिल्कुल कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे, हम मैनुअली आगे करेंगे। हम इस स्टेप को भी यहाँ से स्किप कर देंगे, कोई प्लगइन इंस्टॉल ही नहीं करेंगे। अब जो डोमेन आपको मिला है, जो आपने 12 महीने का या 36 महीने का या 48 महीने का प्लान सेलेक्ट किया, उसके साथ में एक डोमेन भी मिला होगा। तो वो डोमेन आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे, जो भी डोमेन आपने परचेज किए होंगे। हम यहाँ पे हमारे परचेजेस डोमेन में से एक डोमेन हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे जिसपे हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। या फिर अगर आपको डोमेन अपना नहीं इस्तेमाल करना है तो टेम्परेरी डोमेन भी आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो और बाद में वो डोमेन उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास पहले से डोमेन है। अब वेयर इज योर वेबसाइट टारगेटेड ऑडियंस, आपके वेबसाइट की टारगेट ऑडियंस कहाँ की है, विश्व में किस जगह की, उस जगह को आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इंडिया की है तो इंडिया सेलेक्ट करिए, अगर ब्राजील की है तो ब्राजील सेलेक्ट करिए। इस तरीके से अलग अलग लोकेशंस आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट करेंगे। तो देखो अब ये दूसरे स्टेप के अंदर हमने अपने वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है।
अब इसके बाद हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो अब देखिए स्टेप नंबर 2 में हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है और हमारे पास हमारे वेबसाइट का एक डैशबोर्ड आ गया है, जहाँ पे आपके होस्टिंग प्लान के बारे में, आपके डोमेन के बारे में, ईमेल के बारे में और आपके बैकअप के बारे में आपको जानकारी मिल रही है। यहीं पे आपको एक चीज़ और देख लेनी है कि यहाँ पे आपको एक SSL सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, जो कि कुछ ही देर में यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है। अब जब तक यहाँ पे ये ग्रीन टिक नहीं आता है तब तक आप अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे नहीं जा सकते। मैं दिखा देता हूँ कि क्या एरर आएगा अगर आप यहाँ से एडमिन पैनल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अभी आ रहा था कि आप अपनी वेबसाइट को रीच नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपके सामने ये कुछ इस तरह का जो पेज है वो डिस्प्ले होने लग जाएगा। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, यानी हमें कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल करने हैं और थीम इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं अपीयरेंस पे और यहाँ पे थीम्स वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ऐड न्यू थीम पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो हमारी मोस्ट पॉपुलर थीम है जिसे हम हमेशा यूज करते हैं वो आपको इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे दिख जाएगी आपको अस्त्र थीम, इस पे क्लिक करिए इंस्टॉल पे और यहाँ से इसे एक्टिव करा लीजिए। जैसे ही आप इस थीम को एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिखेगा, बिल्ड योर ड्रीम वेबसाइट इन अ मिनट्स विद AI। तो अभी हमने थीम तो इंस्टॉल कर ली है, लेकिन आप देखोगे थीम इंस्टॉल करने के बाद भी हमारा वेबसाइट का लुक कुछ इस तरह का आ रहा है। अभी वैसा नहीं आ रहा जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो इसके लिए आपको यहाँ पे भी क्लिक करना पड़ेगा, लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे क्लिक करिए। अब देखिए हमारा जो थीम और टेम्पलेट है वो दोनों इंस्टॉल हो गए हैं। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, यानी अब हम वेबसाइट को डिजाइन करने की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो अब हम करेंगे अपनी वेबसाइट को AI से डिजाइन, या AI के थ्रू हम वेबसाइट को बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। अगर ये नहीं दिखता है ना तो आपको कहाँ जाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको चले जाना है अस्त्रा पर और यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपको स्टार्टर टेम्पलेट दिखाई देगा, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तब भी वही पेज आएगा जो अभी हमें दिखाई दिया था। तो अब हमें यहाँ पे 2 टैब्स दिखेंगे, पहला AI वेबसाइट बिल्डर और दूसरा क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट। तो हम यहाँ पे AI वेबसाइट बिल्डर पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक जिप वेब नाम का एक और इंस्टॉलेशन होगा जो आपके वर्डप्रेस के साथ में कनेक्ट होगा और यहाँ से आप इसे कंटिन्यू करेंगे। इन यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम देना है, तो मैं नाम देता हूँ वी योगा या योगा इंडिया कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको आपके वेबसाइट का जो टाइप है वो सर्च करना है, तो मैं यहाँ से योगा ही सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। वेबसाइट की जो भाषा रहेगी वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो इंग्लिश ही है डिफॉल्ट में। अब इसे हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको आपके वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन डालना है, तो अगर आपने टाइप कर रखा है पहले से तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करिए सिर्फ और ये डिस्क्रिप्शन अपने आप टाइप हो जाएगा आपके वेबसाइट के टाइटल के हिसाब से और आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट की है उसके हिसाब से। एंड इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो कर दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और एड्रेस डालना है और यहाँ से सोशल मीडिया के जो लिंक है वो कनेक्ट करने हैं एंड यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर देना है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आप नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ से स्किप स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। अब आता है आपका चौथा स्टेप, जिसमें आपको आपके योगा से रिलेटेड या वेबसाइट से रिलेटेड कुछ फोटोग्राफ्स सेलेक्ट करने हैं और ये फोटोग्राफ्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो मान के चलते हैं हम यहाँ से एक ऋषिकेश वर्ड ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे योगा और ऋषिकेश के दोनों के वर्ड आ रहे हैं, तो हमने ये सेलेक्ट किया एंड ये सेलेक्ट किया और यहाँ से ये सेलेक्ट किया। हम यहाँ से 8 से 10 जो इमेजेस हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें योगा हो, या फिर हम दोबारा से भी यहाँ से जो कीवर्ड है उसको सर्च कर सकते हैं एंड कुछ इमेजेस हम यहाँ से भी ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे और ये सारी इमेजेस आपकी वेबसाइट पर यूज की जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपको आपके वेबसाइट के कुछ डिजाइन तैयार करके दिए जाएंगे जो AI ने खुद से बनाए हैं। अब आपको जो भी डिजाइन अच्छा लगे आपके वेबसाइट से संबंधित आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ऑप्शन नंबर 12 अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से आपको आपका जो साइट का लोगो है उसे आपको अपलोड कर लेना है और यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे आपके वेबसाइट के लिए। इसके बाद यहाँ से आपको कलर पैलेट दिखेगा, तो आप अलग अलग कलर्स का भी इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को उस डिजाइन में बना सकते हैं। तो जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कंटिन्यू करूंगा एंड यहाँ पे अब फाइनल ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप कुछ और फीचर्स जोड़ना चाहते हैं जैसे वीडियो प्लेयर, फ्री लाइव चैट, सेल्स फनल, डोनेशन, तो आप जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ से डोनेशन
एंड यहाँ से हम फ्री लाइव चैट का ऑप्शन और जोड़ेंगे और फिर यहाँ से स्टार्ट बिल्डिंग करेंगे। अगर आपको ये फीचर्स नहीं जोड़ने हैं, यहाँ से आप स्किप भी कर सकते हो। और बस ये फाइनल स्टेप है कि आपको स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करना है। और सब कुछ फाइनल होने के बाद में आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह के धमाके होंगे और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा हो योर वेबसाइट इज रेडी, एंड आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने आपकी जो वेबसाइट है वो रेडी होके आ जाएगी। अब एक फाइनल स्टेप आता है कि अगर आप कुछ कस्टमाइजेशन अपनी वेबसाइट के अंदर करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट पेज पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो भी कीवर्ड लिखना चाहें, जो भी बटन के साथ में जिस चीज को भी लिंक करना चाहें, उसको यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। चाहे आपको ये फोटो चेंज करना हो, चाहे आपको ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये चेंज करना हो, आप बड़े आसानी के साथ में किसी भी टेक्स्ट को, फोटो को, रिव्यू को बहुत आसानी के साथ में जैसे MS वर्ड में कस्टमाइज करते हैं बिल्कुल वैसे ही कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी मनचाही डिज़ाइन, फोटो और टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में कस्टमाइज करने के बाद में बस आपको यहाँ से अपग्रेड करना है और आपकी जो वेबसाइट है वो इस तरह से लाइव हो जाएगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर जो मैंने 5 स्टेप बताए हैं कि कैसे आप 5 मिनट के अंदर एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, वो आपको जरूर पसंद आया होंगे। और अगर आगे भी आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एक और जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।